हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हैं। तो इसी सीरीज़ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, जो कि आपसे एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा, जो कि है NEP 2020। इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है कि जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स है सभी में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। सो NEP की अगर बात करें तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आई आपकी 2020 में। तो सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी कोई NEPs आई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक आज़ाद भारत में अभी तक कितनी पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन की, तो आप ध्यान में रखेंगे अभी तक हमारे पास 3 जो है NEP अभी तक आई है, जिसमें आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा पास में चलते हैं। एक आपकी NEP आई थी, वो NEP नहीं, वो NPE कहलाई थी, जो कि आपकी आई थी 1968 में। सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको कहा जाता है NPE 1968। उसके बाद जो आपकी NPE आई थी, वो NPE आई थी आपकी 1986 में। इसको याद करने का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 68 को जस्ट रिवर्स करके इसको याद कर सकते हो। तो 1968 में सबसे पहली पॉलिसीज आई थी, और दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आपकी 1986 में आई थी, जिसको रिवाइज भी किया गया था 1992 में, अगर आपसे कोई पूछे, जिसे संशोधित किया गया था 1992 में। और जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो अभी हाल ही में 2020 में आई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे कि आज़ाद भारत में अभी तक कितनी पॉलिसीज आई हैं, तो आप बताएंगे 3 पॉलिसीज आई हैं। और अगर आपसे ये कहे कि 21st सेंचुरी में कितनी पॉलिसी आई है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 21वीं सदी में जो पॉलिसी है ये आपकी नंबर 1 पॉलिसी है 2020 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 पॉलिसीज आई हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए काम की पॉलिसी आपकी 2020, तो इसको ही हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, तो ताकि आपका जो टॉपिक है वो एकदम से क्रिस्टल हो जाए। ठीक है, तो NEP 2020। अब बात करते हैं कि NEP जब 2020 आई, तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत जो है हुई होगी। तो आपको ध्यान में रखना है एक नाम जो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये थे उस समिति के अध्यक्ष, उस समिति के चीफ थे जिन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है इसरो के पूर्व चीफ भी थे, इसरो के एक्स चीफ भी थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जून 2017 में। जून 2017 में एक समिति बनाई गई थी इनके नेतृत्व में, जिसके अंदर 9 मेंबर्स थे, और इन्होंने जो है अपना एक रिपोर्ट NEP को लेकर के सबमिट किया था। ये रिपोर्ट का आपको डेट जो है जरूर ध्यान में रख लेना है, 31 मई 2019। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा जाता है, आपसे हिंदी में ऐसे पूछ लेंगे कि NEP का जो ड्राफ्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि जो मसौदा है वो कब तैयार हुआ था। तो आपको डेट याद में रख लेनी है 31 मई 2019 को। और फिर इसके बाद इसको अप्रूव कर लिया गया 29 जुलाई 2020 को, इसे अप्रूव कर लिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि NEP को मंजूर कब किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र में इसको अप्रूव कर लिया गया था 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो इसलिए इसको NEP 2020 यहाँ पर कहा जाता है। और ये आपकी बन गई थी NEP 2020, जो कि 21st सेंचुरी की पहली NEP थी। ठीक है, 21वीं सदी की सबसे पहली NEP थी, जिसने रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया था, 1986 की NPE को, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 1986 को रिप्लेस किया था। और करीब 34 साल के बाद, 34 वर्षों के बाद जो है ये नई NEP आपकी फॉर्मुलेट की गई है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए, और यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको हेड पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ये 2-3 डेट यहाँ पर याद रख लेनी है, जो कि बहुत ईजी है याद करने में। ठीक है, अब NEP के कुछ हाइलाइट्स हैं जिनको मैं एक ही बार में कवर कर लूंगी और सब कंप्लीट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो NEP के जो हाइलाइट्स है, उसमें आपको सबसे पहला हाईलाइट यहाँ पर समझना है। एक चीज़ तो ये है कि जो पहला एजुकेशन सिस्टम था वो आपका 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें आपकी क्लासेस 1st से स्टार्ट होकर के 12 तक जाती थी। लेकिन अभी जो आपका सिस्टम हो गया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेटर भी। तो 5+3+4 का आपका ये जो स्ट्रक्चर है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। 5+3+3। अब 5 क्या है, 3 क्या है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसमें हाइलाइट्स की अगर बात करें, तो अभी जो है
एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है, यानी कि शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण हो गया है। आपको ये शब्द बहुत ही ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये शब्द ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पॉजिटिव शब्द है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये है कि अब शिक्षा को सभी तक, यानी कि जो बच्चे पिछड़े बच्चे थे या फिर कमजोर बच्चे थे, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के, जो बच्चे मेन स्ट्रीम में, शिक्षा के मेन स्ट्रीम में नहीं आते थे, ऐसे बच्चों को अब कवर कर लिया जाएगा। इन बच्चों तक भी शिक्षा की पहुंच होगी। तो करीब करीब 2 करोड़ बच्चे जो है एजुकेशन की इस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन बहुत जरूरी था, जो कि इस एनईपी की एक मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। दूसरा चीज यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि किस कोर्स को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, किस कोर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, तो एनईपी 2020 के तहत एमफिल का जो कोर्स होता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसमें 2 स्टार लगा दूंगी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ECCE और FLN। अब आपको ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, स्पेशली जो PRT का एग्जाम देने वाले हैं उनको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपसे यहाँ से हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। ECC क्या है? ECC मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC बोलते हैं, FLN पर बाद में जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ना पता हो तो बच्चे का जो विकास है, जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो बुद्धि का विकास है, वो 85% हो जाता है उसकी 5 साल की आयु तक। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने CDP पढ़ी है तो। यानी कि बच्चे का जो 85% जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, कब तक? 5 साल की अवस्था तक। अगर बच्चे का इतना जो बुद्धि है अगर वो विकसित हो जाती है तो मतलब इस टाइम पर बच्चे की केयर भी बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पर बच्चे की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि शुरुआती का जो समय है, शुरुआती जो बचपन है बच्चे का, उसमें उसकी केयर को मेंशन किया गया है और उसके एजुकेशन को मेंशन किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है आपके बाल वाटिका में बच्चे पढ़ेंगे, जो आंगनवाड़ी होते हैं, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, उनमें बच्चे का एनरोलमेंट बहुत जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि एनईपी का इसका ये जो 5 लिखा है ना, इसका हिस्सा है, जो कि फाउंडेशनल आपकी स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ECC क्या है भाई? शुरुआती टाइम में बच्चे की देखभाल और बच्चे को अच्छा नरिशमेंट मिले, बच्चे को जो है शिक्षा मिले। जब वो फर्स्ट क्लास में एंटर करे तो वो बिल्कुल खाली दिमाग से एंटर ना करे, वो पहले से ही चीजों को सीखता हुआ आए। तो ये आपका क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि किस एज ग्रुप के बच्चे आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 6 के बाद तो बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर कर जाएगा। और अगर आपको ना पता हो तो अभी ये इस साल से हो गया है कंफर्म कि एनईपी के तहत जो है फर्स्ट क्लास में बच्चा उसी का ही एडमिशन होगा जिसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी। यानी कि उसको सबसे पहले बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में एंटर करना बहुत जरूरी हो गया है इस एनईपी के तहत। उसके बाद आती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आप हिंदी में भी याद कर लेना इसको, ठीक है? प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा, ऐसे लिख लेना हिंदी में भी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या मतलब है? मतलब जो बेसिक, हिंदी में बता देती हूँ इसको, आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान। अब इसको आप कैसे समझेंगे? इसको आप, ये भी सब एनईपी का ही हिस्सा है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि बच्चे को जो है आधारभूत साक्षरता मतलब बेसिक चीज, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बेसिक उसको लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए, बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, बेसिक जो अंक ज्ञान है, काउंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, छोटी छोटी एडिशन हो गई, छोटी छोटी सब्ट्रैक्शंस हो गई, वो बच्चे को यहाँ पर आ जाए। ये है आपका फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ग्रेड 3 तक, यानी कि कक्षा 3 तक बच्चे का जो है ये विकास हो जाना चाहिए, बच्चे को बेसिक राइटिंग आ जानी चाहिए, बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल नंबर से प्ले करना आ जाना चाहिए, यानी कि नंबर का, अंक का ज्ञान उसको हो जाना चाहिए है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि FLN के अंदर किस ग्रेड से पहले बच्चे को ये जानकारी हो जानी चाहिए है।
तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेड 3 तक जो है बच्चे को बेसिक जो है रीडिंग राइटिंग और जो मैथमेटिकल स्किल है वो बच्चे को आ जानी चाहिए। ये कहना है FLN का, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि NEP का हिस्सा है। इतना यहाँ से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मेन लास्ट पॉइंट है वो है, लास्ट नहीं है सॉरी, है मिनिमम डिग्री जो है टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन की, अब वो क्या कर दी गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो ये टारगेट रखा गया है कि जो मिनिमम टारगेट है, मतलब 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है कि अब जो है टीचर्स के लिए अगर उनको पढ़ाना है, अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या कर दी गई है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स यहाँ पर कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत इस साल से की जा चुकी है। इस साल से उसकी शुरुआत की जा चुकी है, फॉर्म वगैरह जो है आपको वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन आपको एज ए टीचर जरूर ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। GER का मतलब क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बिकॉज आपसे ये बहुत बारी पूछा जाता है। सकल नामांकन अनुपात। अब ये जो सकल नामांकन अनुपात है वो आपसे स्कूल एजुकेशन में भी पूछा जाता है और हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि स्कूल एजुकेशन के अंदर जो GER है इसको 100% करने का टारगेट कब तक रखा गया है, वो 2030 तक रखा गया है। और अगर हायर एजुकेशन में जाएं, यानी कि उच्च अगर शिक्षा में जाएं, उच्च शिक्षा में कितना परसेंट, तो वो 100% नहीं, इसको 50% करने का टारगेट रखा गया है 2035 तक। और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान में रखना है कि स्कूल में कब से प्री स्कूल से लेकर के और सेकेंडरी तक बच्चे जो है एनरोलमेंट करें यहाँ पर, इसका जो टारगेट है वो 100% पूरा 100% रखा गया है 2030 तक। और जो हायर एजुकेशन है वहां पर आपको मेंशन करके देंगे कि अगर आपसे स्कूल एजुकेशन का पूछ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन का पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे हायर एजुकेशन का 50% करने का टारगेट 2035 तक का रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके बाद ये है कि स्ट्रीम्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, आपने देखा होगा जब बच्चा 11th क्लास में जाता है तो अभी तक क्या होता था, या तो वो आर्ट चुनता था या वो कॉमर्स चुनता था या फिर वो साइंस चुनता था। अभी इस चीज को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, बच्चा अपने इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को पिक कर सकता है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये भी हो जाती थी कि जैसे ऐसे मान लेते थे कि भाई अगर किसी ने साइंस चूज किया मतलब वो इंटेलिजेंट होगा, किसी ने कॉमर्स चूज किया है तो मतलब वो हल्का कम इंटेलिजेंट, ऐसे मानसिकता बन चुकी थी। अगर किसी ने आर्ट लिया है तो मतलब उसका दिमाग नहीं चलता है, ऐसे करके, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। एक IAS का एग्जाम होता है जिसमें काफी सारे आर्ट्स के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो और इसके अलावा इसको स्ट्रीम को टर्मिनेट इसलिए भी किया गया है कि अगर मान लो कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो आर्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता था। अगर कोई बच्चा आर्ट पढ़ रहा है, मान लो उसकी दिलचस्पी अगर साइंस में है तो वो उसमें नहीं जा सकता था। तो अभी जो है बच्चा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो स्ट्रीम को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशन पर GDP के कितने % को खर्च करने की बात करी गई है, तो 6% को खर्च करने की बात करी गई है। ये पूछा जाता, ध्यान में रखेंगे। अभी तक जो है वो 1.7% जो है खर्च किया जाता था शिक्षा पर GDP का, अभी इसको 6% जो है खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात यहाँ पर करी गई है। होलिस्टिक का मतलब सबको पता है, सर्वांगीण, चहुमुखी। ठीक है, कंप्लीट ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है ये। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, यानी जिसको आप कह सकते हो सर्वांगीण एजुकेशन की बात, सर्वांगीण डेवलपमेंट की विकास की बात करी गई है। और मल्टी डिसिप्लिनरी को हिंदी में बोलते हैं बहुविषयक, यानी कि अब ये कहा गया है कि आप एक विषय को पढ़ाते हुए अदर विषयों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, इस बारे में भी आपको देखना है यहाँ पर कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप कोई एक विषय पढ़ा रहे हो तो उस विषय में दूसरे विषयों का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो, वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है। ठीक है, तो ये शब्द मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे बिकॉज यही शब्द आपसे एज इट इज लिख के पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि रोट लर्निंग भाई एक नेगेटिव टर्म है, ये सबको पता होगा, है ना। रोट लर्निंग मतलब रटन की प्रक्रिया, इस पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि किस पर फोकस किया गया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया गया है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वैचारिक समझ पर, यानी कि बच्चा जो है
चीज़ों को समझ करके करेगा, वो सिर्फ रटेगा नहीं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है जिसको आपने ध्यान में रख लेना है। फिर बात आती है वोकेशनल एजुकेशन। अब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये कर दिया गया है कि क्लास 6 से आपको किसी भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट को पिक करना होगा जो कि आपको स्किल देगा, जो कि आपको कौशल प्रोवाइड करेगा, जो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। वो वोकेशनल सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है और ये आपका क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। मल्टीलिंग्वलिज्म यानी कि बहुभाषावाद। भारत एक मल्टीलिंग्वल कंट्री है, हम तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो एनईपी में ये फोकस किया गया है कि आप जो है हर जिस भी लैंग्वेज के बच्चे हैं उस लैंग्वेज को आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा मदर टंग में बच्चा पढ़ेगा, मदर टंग में यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो मदर टंग है वो 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा 5th क्लास तक। और इस चीज़ को एनहांस भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसको 8th क्लास तक भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कक्षा तक एनईपी 2020 के तहत उस बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, तो 5th क्लास तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसको हम एनहांस भी करते हैं 8 तक, बाकी आपको टिक 5th ही करना है। ठीक है, तो 5th कक्षा तक। ठीक है, तो जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, उसको अप्लाई करने की यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपका अगर कोई भी 2 भाषा, तो आप आपकी जो है एक भाषा आपकी जो क्षेत्रीय भाषा वो होनी चाहिए। तो मल्टीलिंग्विज्म यहाँ पर ध्यान में रखना, ये जो शब्द है। ठीक है, उसके बाद है एक असेसमेंट बॉडी यहाँ पर क्रिएट करी गई है। आप कह सकते हो एक मूल्यांकन के लिए या फिर आंकलन के लिए एक ऐसी बॉडी को यहाँ पर जनरेट किया गया है जो बच्चों को उसकी नॉलेज को, देखो परख है ये, परख, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परख है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जो कि आपसे पूछी जाती है। तो परख की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं रटना है। पी से क्या होता है, परफॉर्मेंस। ठीक है, बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा बच्चा। उसके बाद ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू। ठीक है, और उसके बाद ए से क्या है, एनालिसिस। ठीक है, ए से क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस किसका, नॉलेज का, जो ज्ञान है उसके पास, उसका नॉलेज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं शायद। तो नॉलेज और किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। एच का मतलब क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसके ज्ञान का विश्लेषण कहते हैं या फिर संश्लेषण कहते हैं, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इसमें देख लेना। ठीक है, एनालिसिस करना बच्चे के ज्ञान का, किसके लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। उसके आंकलन की समीक्षा करना। ठीक है, उसके आंकलन की समीक्षा करना। तो आप ना ऐसे हिंदी में कनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ा करो। तो ये क्या है, एक असेसमेंट बॉडी है। ये आप ध्यान में, आपसे पूछा जा सकता है भाई एनईपी में किस असेसमेंट बॉडी का फॉर्मुलेशन किया गया है, तो आप याद रखेंगे परख नाम आप ध्यान में रखेंगे और परख की फुल फॉर्म आपको 101% पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नाम से यह कि परख यानी कि किसको परखेगा, ये बच्चों को परखेगा। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जो मेक श्योर करेगी कि बच्चे का असेसमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। तो परख आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा बच्चे का जो असेसमेंट है वो कैसा होगा, बच्चे का असेसमेंट 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये एक ऐसी टर्म है जो मैंने इसलिए लिखी है, जो आपको याद रखनी है। यानी कि 360 डिग्री सर्वांगीण उन्नति कार्ड, यानी कि बच्चे को सिर्फ आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही जज नहीं करेंगे, उसके कितने नंबर आए हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही जज नहीं करेंगे, बल्कि आप डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं सबको देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो असेसमेंट है वो आपके बहुत सारे आ जाते हैं। आपका सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, आपका पीयर असेसमेंट आ जाता है, आपका टीचर असेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब 360 डिग्री चहुमुखी पूरे ऑल राउंड है ना, कोई भी आपका क्षेत्र नहीं बचना चाहिए। तो आपको ये एक टर्म याद रखनी है, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसको कहते हैं चहुमुखी कह लो या फिर सर्वांगीण उन्नति कार्ड, आप इसको बोल सकते हो 360 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे का असेसमेंट कैसा होगा, बच्चे का असेसमेंट कंप्लीट तौर पर होगा, बिल्कुल ही सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए होगा, और ये आपको जरूर यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये हाइलाइट्स थे। इसके अलावा 5 पिलर्स और है जिन पर हमारी एनईपी जो है वो टिकी हुई है, और जो आपका 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है, इसको और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपकी एनईपी जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगी।
एनईपी 2020 में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एनईपी 2020 जो है वो कितने फाउंडेशनल पिलर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनईपी 2020 के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ है, आप इनको यहाँ पर स्तंभ भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो जो स्तंभ है वो आपके कितने हैं, 5 स्तंभ है, जिसमें पहला है आपका एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में बात करें तो एक्सेस मतलब पहुंच, यानी कि हर बच्चे तक जो है शिक्षा पहुंचे, उसके कास्ट पर डिपेंड ना करे, उसके रिलीजन पर डिपेंड ना होकर के हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, जो कि उसका राइट भी है। तो एक्सेस यानी कि हर बच्चे तक जो है शिक्षा वो पहुंचे, ठीक है। इक्विटी मतलब समानता की बात करते हैं कि समान रूप से जो है शिक्षा बच्चे तक जानी चाहिए। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कि बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य का मतलब क्या है, ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी हम पढ़ते हैं। और एनईपी भी यहाँ पर 3 से 18 वर्ष की जो है शिक्षा की जो है बात करता है, ठीक है, फ्री एजुकेशन की यहाँ पर बात करता है एनईपी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। अब देखिए एक केस अभी हरियाणा में हुआ है, कनीना में, जिसमें जो स्कूल बस हादसा वहां पर हुआ है, तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है, स्कूल वालों की जवाबदेही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये एक ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताता है, ऐसी नीतियों के बारे में बताता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर रन कर रहा है तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की जवाबदेही भी किनकी है, उनकी ही है, ठीक है। तो ये क्या है, जवाबदेही है। तो 5 ये जो आधारभूत स्तंभ है इनको आपने ध्यान में रख लेना, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो मेन चीज है, न्यू स्ट्रक्चर। पहले क्या चीजें थी और अभी जो एनईपी के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रक्चर आया है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, 10+2 का स्ट्रक्चर है। ये 10 और ये 2 यानी कि 10+2 का स्ट्रक्चर है। जबकि यहां पर हम देखें तो ये 5+3+3 एंड +4 का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो न्यू स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्लेस करता है, वो 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है। और जो नया स्ट्रक्चर है वो आपका 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। अब क्या है 5, क्या है 3, क्या है 3 और क्या है 4, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है 5 ईयर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इन 5 सालों में क्या क्या होगा, तो इन 5 सालों में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, कंप्लीट इसको, ठीक है। इस पूरे 5 साल को क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, बिल्कुल ही शुरुआती चरण इसको बोलते हैं, जिसमें जो शुरुआत के 3 साल होंगे। शुरुआत के 3 साल कौन से, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, 3 साल से लेकर के और 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे इसमें आएंगे। जो हम ईसीसी पढ़ के आए हैं ना, ईसीसी जो हम पढ़ के आए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो आपका इसी एज ग्रुप को दिखाता है, जिसमें बच्चा किस में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, किंडरगार्टन में बच्चा जाएगा, प्ले स्कूल में बच्चा जाएगा। तो ये जो 3 साल है ना, वो आपके ईसीसी के काउंट होते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आते हैं, ठीक है। तो ये ईसीसी अब यहाँ पर जोड़ दिया है। पहले यह क्या था कि बच्चे की जो स्टार्टिंग थी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो केवल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी। कहां से स्टार्ट होती थी, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी, ठीक है। नीचे का ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें इसका कोई भी जो है जिक्र नहीं था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लैंक था, जिसको अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर 2 पार्ट में कवर किया गया है, जिसमें आपका एक पार्ट ईसीसी आ जाता है, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 2 साल का ये होगा, जिसमें बच्चा पहली क्लास में होगा और बच्चा दूसरी क्लास में होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे की जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, वो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो प्ले बेस्ड होगी, यानी कि खेल आधारित बच्चा जो है करके सीखेगा, एक्टिविटी कर करके बच्चा सीखेगा। तो ये 5 साल हो गए जो कि इसमें नहीं थे, और ये इसमें यहाँ पर ऐड ऑन हुए हैं। तो इसमें आपको ईसीसी जरूर ध्यान में रख लेना है, स्पेशली अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे, जब बच्चा 3rd क्लास में चला जाएगा, 3rd से लेकर के और 5वीं कक्षा तक, 3री 4थी और 5वीं, ये जो 3 साल होंगे ये आपके 3 से 5 साल, जिसको क्या कहलाया जाएगा, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है बच्चे 6 साल तक यहाँ पर हो गए थे, 6 से लेकर के और 8 साल तक के बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, 6 से 8 साल के। अब यहाँ पर 8 से और 11 साल के बच्चे होंगे, क्योंकि 3 साल है ना यहाँ पे, 8 से और 11 साल के बच्चे यहाँ पर होंगे, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज में आ गए। अब बिल्कुल एनईपी के अकॉर्डिंग ये कर दिया गया है कि अगर बच्चे की
उम्र 6 साल है तभी वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जो कि इसी साल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, 8 से 11 वर्ष के बच्चे जाएंगे और ये 3 साल का हो गया है। उसके बाद जो आपका मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज है वो कौन सा स्टेज, जो कि आपका टीजीटी वाला है। ठीक है, आपका कौन से वाला है, ये टीजीटी वाला, जिसमें बच्चा 6 से 8 क्लास में होगा। और यहाँ पर ये भी पूरा उसके 3 साल का है, 6ठी, 7वीं और 8वीं। अब इसमें जो बच्चा होगा वो क्या होगा, 11 to 14 ईयर्स का बच्चा होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली एज जो है वो निर्धारित कर दी गई है, इसलिए एनईपी में किसकी बात करी गई है, 3 से लेकर के 18 साल के बच्चे की शिक्षा की यहाँ पर बात करी गई। किस एज ग्रुप को, 3 से लेकर के 18 ईयर्स के एज ग्रुप को यहाँ पर एनईपी में कवर किया गया है। ठीक है, तो 3 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 3 से ईसीसी से। जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो सबसे पहले किस में जाएगा, प्ले स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में, और आप बाल वाटिका जिसको कह सकते हो, जिसके अभी टीचर्स के रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद 11 से 14 साल के बच्चे मिडिल स्टेज में आ जाएंगे। अब इस स्टेज में आपको वोकेशनल शिक्षा यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। आप कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो और आपको ये क्लास 6 से ऑनवर्ड आपको देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी आपको यहाँ पर देने लग जाएंगे। फिर बात आती है आपकी जो पीजीटी लेवल होता है 9 to 12th क्लास, 9 to 12th क्लास, ये आपका कितने साल का है, 4 साल का है, 9th 10th 11th और 12th। इसलिए ये 5+3+3+4 का यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा गया है, जो कि आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। इसमें जो एज ग्रुप होगा बच्चे का वो 14 से क्या होगा, 18 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कर दिया गया है। इसमें आप अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम वगैरह नहीं है, स्ट्रीम को कैंसिल कर दिया गया है, ये हम अभी हाइलाइट्स में पढ़ के आए हैं। जबकि इसमें क्या था, आपको स्ट्रीम चूज करनी होती थी। अगर आपको आर्ट लेना है तो आर्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे, अगर आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे। साइंस है तो उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल आप सिर्फ साइंस ही पढ़ते थे, आप ना आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि इसमें अभी क्या है, ये सब चीजें कैंसिल करके आप अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी एनईपी 2020, जिसके अंदर मैंने आपको नया स्ट्रक्चर बता दिया है। फाउंडेशनल पिलर आपको ध्यान में रखने हैं, हिंदी में भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। इसके अलावा जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और थोड़ा सा आपको इतिहास उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा एनईपी में और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अच्छे से। नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the newly constituted drafting NEP 2020? तो कल जब मैंने क्लास स्टार्ट कर दी सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो NEP बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कमेटी आपकी गठित हुई थी उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। ये जो है वो इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक्स चीफ भी रहे हैं, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ थोड़ा एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर शेयर करूंगी कि ये जो कमेटी है आपकी, ये जो समिति आपकी फॉर्म हुई है, ये समिति आपकी कब फॉर्म हुई है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये आपकी फॉर्म हुई है जून 2017 में। ठीक है, जून 2017 में ये कमेटी फॉर्म हुई है। इसने अपना मसौदा यानी कि जो ड्राफ्ट है एनईपी का वो तैयार करके कब दे दिया था? 31 मई 2019 को। ये डेट आप प्लीज जरूर ध्यान में रख लें। और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इस एनईपी को एक्सेप्ट कर लिया गया था कब? तो ये डेट आपको 101% याद रखनी है, 29 जुलाई 2020 को। और आपकी नई जो एनईपी है वो क्या कहलाई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी कहलाई, जो कि 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और ये किसको रिप्लेस करने का काम करती है? तो ये रिप्लेस करने का काम करती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करने का काम करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आजाद भारत की कितनी एनईपी आई है, कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो आप बताएंगे 3 आई है। एक है आपकी 1968, दूसरी आपकी है 1986 एंड थर्ड वन इज योर 2020 वाली। ठीक है, और 21st सेंचुरी की अगर एनईपी की बात करें तो वो आपकी सिर्फ एक ही है, जो कि एनईपी 2020 आ जाती है। मैं कल वाला चीजें एक बार फिर से आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फॉर मोर अपडेट्स, यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर।
पहले का जो सिस्टम था एनईपी 2020 से पहले, वो आपका सिस्टम कैसा था, उसका जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का वो 10+2 का था, यानी कि पहली से 10वीं कक्षा और ये आपकी 11th और 12th, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। पहली से नीचे कुछ भी एजुकेशन के अंदर था नहीं। अभी जो आपका स्ट्रक्चर आया है वो आपका स्ट्रक्चर क्या आया है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब जो आपका स्ट्रक्चर हो गया है वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, 5+3+3 एंड 4, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 5 के अंदर जो आपके 3 साल है, जो 3 साल है वो आपके ECC के हैं, ये जो मैंने आपको कल ही बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको NEP के तहत जो है ऐड किया गया है। और NEP में जो टोटल ईयर एजुकेशन के रखे गए हैं ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 3 से 18 साल की एजुकेशन की बात करी गई है NEP में, जो कि आपका स्टार्ट हो जाता है इसी 5 से, ये 5 साल है आपके, ठीक है। जो आपकी क्या स्टेज कहलाती है, ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। कौन सी स्टेज कहलाती है, फाउंडेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा जो है 3 साल जो है आंगनवाड़ी में जाएगा, आंगनवाड़ी कह लो, बाल वाटिका कह लो, उसके अंदर जाएगा। और जो 2 साल है उसके, वो उसके फर्स्ट और सेकंड में बच्चा जाएगा, ठीक है। यानी कि एज जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो है ना ECC, इसको यहाँ पर एड ऑन किया गया है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है ना 5 साल का, उस 5 साल के बच्चे में उसका 85% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है बिल्कुल। और जब उसका 85% ब्रेन अगर डेवलप हो रहा है तो मतलब उसको एक अच्छे नरिशमेंट की भी उस टाइम पे जरूरत है और उसको एजुकेशन की भी जरूरत है। तो ये एजुकेशन कहाँ पर फुलफिल होगी, प्ले स्कूल कह लो, आंगनवाड़ी कह लो, बाल वाटिका कह लो, यहाँ पर बच्चे का एडमिशन होना बहुत जरूरी है। जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा उससे पहले आपको बच्चे को यहाँ पर एनरोल करना ही है, ये कहना है NEP 2020 का। इसलिए जो बच्चे की एज एजुकेशन की वो 3 से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल का आपका, इन 5 साल में 3 साल की आपकी बाल वाटिका आ गई, और जो बचे हुए 2 साल है उसमें फर्स्ट और सेकंड आ गया। और ये है आपकी कौन सी, ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि इसमें बच्चा क्या कौन सी क्लास में हो जाएगा, 3, 4th एंड 5th, 3rd क्लास में, 4th क्लास में और 5th क्लास में बच्चा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे। फिर जो ये है, ये आपकी मिडिल स्टेज है, जो आपकी TGT वाली है, इसमें 6ठी क्लास में, 7th क्लास में और 8वीं क्लास में बच्चा आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ही 6th क्लास से ऑनवर्ड ही आपकी वोकेशनल जो शिक्षा है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। वोकेशनल मतलब स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके कौशल को निर्धारित करेगा वो आपको यहाँ पर लेना होगा। और जो आपके लास्ट है वो आपका PGT लेवल है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो चूज कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रीम को यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगी ताकि आपका रिवाइज हो जाए और आपको फिर दोबारा से उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। किस कक्षा तक, NEP में ये बताया गया है कि इस कक्षा तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, आपने जो उसकी क्षेत्रीय भाषा, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना है। तो किस कक्षा तक की बात करी गई है, तो कल मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था, ग्रेड 3 नहीं, ग्रेड 4 नहीं, बल्कि 5वीं क्लास तक बच्चे को हम किस में पढ़ाएंगे, बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाएंगे, उसकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाएंगे, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम पढ़ाएंगे। और अगर जरूरत पड़े तो इसे हम 8वीं कक्षा तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये जो PDF है मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और इसके जो आंसर्स है वो भी इसके एंड में आपको मिल जाएंगे। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। कल जो मैंने क्लास आपके लिए ना, कल जो सेशन लिया हो उसमें मैंने NEP का कुछ भी नहीं छोड़ा है। NEP का मैंने हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर किसी ने वो क्लास देखी है ना तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो जो न्यूनतम योग्यता है, जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या कर दी गई है, 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड अब आपकी कर दी गई है, जो कि इसी साल से स्टार्ट हो गई। आपके एडमिशन इसी साल से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके जो फॉर्म वगैरह वो फिलअप होना स्टार्ट हो गए एंट्रेंस के। तो 4 साल का 4 ईयर बीएड
डिग्री आपके पास होनी चाहिए है। और इसको अचीव करने का टारगेट वो कौन सा रखा गया है? 2021 तो आपकी जा ही चुकी है, 25 आने वाली है, 28 आने वाली है और 30 आने वाली है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि 2030 का यहाँ पर टारगेट जो है वो रखा गया है कि जो मिनिमम एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपके दिमाग में एक सवाल और आता है कि जिन्होंने पहले ही बीएड कर रखी है 2 साल की, क्या वो कैंसिल है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो पहले अगर किसी ने 1 साल की कर रखी, किसी ने 2 साल की रखी, कि वो आपका खत्म हो जाएगा। ये 1 साल है। अगर आप जो है इस साल अगर आप अपनी डिग्री में एनरोल करते हो तो मतलब इस साल से आगे तो वो सबको पता होता है भाई किस साल आपने करी है, वो आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई दे जाएगा। तो उससे पहले का है तो आपकी 2 साल भी चलेगी और उसके बाद का है तो फिर आपकी 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स ही चलेगा। ठीक है, तो इसे आपको समझ लेना है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो 4th का आंसर आ जाएगा 2030। 2030 की जो डेट है वो आप एनईपी को लेकर के बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। बहुत सारे टारगेट्स 2030 के यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस करे थे और क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी है? When did the Union Cabinet approve the National Education Policy 2020? मैंने जस्ट आपको पहले ही क्वेश्चन में ये बताया कि कब इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, मसौदा कब तैयार किया गया है? मई में किया गया था 2019 में। और इसको अप्रूव कब किया गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और हमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें दे दी गई। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस यहां पर लाए गए और ये चेंजेस एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए बहुत जरूरी थे। इसके तहत करीब करीब 2 करोड़ बच्चे जो है वो एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रखे थे। तो यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बाय हाउ मच परसेंट टू द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड? कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कल भी आपको अच्छे से बताया था कि इस पे आप स्टार लगा लीजिए, जितने मर्जी आप स्टार लगाना चाहते हो उतने लगा लीजिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी कि सकल नामांकन अनुपात, बच्चों का एनरोलमेंट। ठीक है, तो वो जो एनरोलमेंट है वो स्कूल एजुकेशन का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कितना % होगा और क्या टारगेट रखा गया ये भी बताया था। और इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसका भी टारगेट आपको मैंने बताया था। तो जब स्कूल शिक्षा की बात आती है तो स्कूल शिक्षा में जो टारगेट रखा गया है वो 100% रखा गया है। और कब तक अचीव करने का रखा गया है? 2030 तक का। और अगर हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसको हाफ कर लो, 50% रखने की कोशिश करी गई है और जो टारगेट रखा गया है वो 2035 का रखा गया है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि भाई स्कूल है, स्कूल नींव होता है और नींव आपको 100% प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और 100% करेंगे तो मतलब कहां तक? 2030 तक हम जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। और हायर एजुकेशन की बात करें तो इसको आप आधा कर दो, 50%, और अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 कर दो। मतलब मैंने ऐसे याद करा हुआ, आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो 50%, और वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो स्कूल एजुकेशन जो है वो 100% और कब तक का टारगेट है? 2030 तक का। और हायर एजुकेशन का जो टारगेट रखा गया है वो 50% कब तक का? 2035 तक का रखा गया है। अब यहाँ पर हमसे बात करी गई हायर एजुकेशन की ही, तो हमसे ईयर नहीं पूछा गया, हमसे परसेंटेज पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है हम क्या मार्क करेंगे? 50%। और देखो इसमें 100% है भी नहीं, तो आप सीधे तौर पर क्या मार्क करेंगे? डी मार्क कर देंगे 50% हायर एजुकेशन का। स्कूल का पूछा जाएगा तो आप 100% मार्क कर देंगे और 2030 जो वो टारगेट बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी एक्ट ऑफ इंडिया इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इज इन्वॉल्व्ड? साइन लैंग्वेज क्या होते हैं वो आप सभी को पता होगा भाई। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, जो बच्चे डीफ होते हैं, जो बच्चे डिसेबिलिटी में आते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज। और एनईपी ने जो है ऐसे बच्चों के ऊपर भी फोकस करने का काम किया है। ठीक है, तो जब भी साइन लैंग्वेज की बात हो या फिर कुछ भी हो तो वो मतलब स्पेशल बच्चे, वो डिसेबल बच्चे हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी एक्ट इंडिया, किस एक्ट के तहत बात करी गई है इसमें? तो ऑब्वियसली बात है हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एनईपी 2020, यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में बताया गया टीचिंग के लिए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं तो उनके साथ साइन लैंग्वेज में बात करी जाती है और ये आप सभी को पता है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे जो है वो शामिल है? अभी जस्ट मैंने आपको पहले स्लाइड में शायद बताया, फिर दूसरे में बताया होगा कि किस साल तक के बच्चे शामिल हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया था 5 का, 3 का, 3 का और
4 का। और इसमें जो बच्चे की एज स्टार्ट हो रही है वो 3 साल से स्टार्ट होकर के और यहाँ पर एज जो है वो 18 ईयर तक यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से 5 साल का है भाई, 3 + 5 कितने होते हैं 8 साल, यहाँ पर 11 साल के बच्चे, यहाँ पर 14 साल के बच्चे, और यहाँ पर बच्चे कितने हो जाएंगे 18 ईयर तक का। यानी कि अब जो स्कूल एजुकेशन है बच्चे के 3 साल से स्टार्ट होगी और कंप्लीट वो 18 साल हो जाएगा, तब उसकी 12वीं होगी। ठीक है, पहले नहीं था कि 16 में भी हो रही है 12वीं, किसी की 17 में 12वीं हो रही है, 18 में तो शायद किसी की होती नहीं थी, क्योंकि जंप करवा देते थे बच्चों को। अभी नहीं है, अभी आपको 3 साल पहले वाटिका में, बाल वाटिका में जाना होगा, किंडरगार्टन स्कूल में जाना होगा, और जब तक आपकी उम्र 6 साल नहीं हो जाती आप फर्स्ट क्लास में एनरोल नहीं कर सकते हो, और ये 2024 में लागू हो चुका है। ठीक है, तो इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे एनईपी में किस उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है, यानी कि किसकी बात करी गई है एनईपी 2020 में। तो ऑप्शन 1 कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की, समग्र विकास की, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो बिल्कुल करी गई है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ये कभी आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी गई है, अनुभवात्मक शिक्षा की बात करी गई है, तो इसकी भी बात करी गई है। आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा करके सीखते हैं। बच्चा जब तक अपने अनुभव से नहीं सीखेगा वो लर्निंग नहीं अच्छे से कर पाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ये भी एक बहुत पॉजिटिव टर्म है, एक पॉजिटिव वर्ड है, इसकी भी बात करी गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की बात करी गई है, रिडक्शन इन करिकुलम जो आप बच्चे पढ़ेंगे उसमें कटौती की बात करी गई है। तो अगर आपने नोटिस किया हो एनसीईआरटी की बुक सब चेंज हो गई है, क्योंकि कुछ जो जैसे मान लो 6 में 7 में 8 में 9 में इनमें ना कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। ये किसके तहत किया गया है, ये एनईपी के तहत ही किया गया है। रिडक्शन इन करिकुलम ये भी एनईपी का ही हिस्सा है। बच्चों के ऊपर बर्डन कम कर दिया गया है, बच्चों के करिकुलम में कटौती भी कर दी गई है। ठीक है, और मल्टीलिंग्विज्म तो है ही भाई, हम लोग बहुभाषी कंट्री है, हमारी बहुभाषी देश है, हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लागू करने की बात करी गई है। बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा उनकी 5वीं कक्षा तक, ये भी यहाँ पर बात करी गई है। तो मल्टीलिंग्विज्म भी आ जाएगा, यानी कि एनईपी में इन सभी की वकालत की गई है, इन सभी के बारे में बात करी गई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन से भी आप आराम से कर सकते हो, और आपको जहां पर दिखे कि ये पॉजिटिव वर्ड्स है तो आप उनको कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम, बच्चे जो है कोडिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, कोडिंग जो है कहां से सीखने की अनुमति होगी बच्चों को। अब यहाँ पे कोडिंग का मतलब है हम लोग वोकेशनल की बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो बच्चे के स्किल को, बच्चे के कौशल को एनहेंस करने का काम करेगा, जो उसको फ्यूचर में काम आएंगे, उसके भविष्य में काम आएंगे जब वो अपने करियर में जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट करने की बात करी गई है, तो मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया था कि 6th क्लास से बच्चे यहाँ पर एक सब्जेक्ट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट लेना शुरू करेंगे, बच्चों को अलाउ होगा। वहां पर वो कंप्यूटर का ज्ञान भी रखेंगे और इसके साथ साथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो 6th क्लास ऑनवर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ईसीसी से आपसे पूछा जाता है, स्पेशली पीआरटी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ईसीसी को और एफएलएन को नहीं छोड़ के जाना है। मैंने कल आपके साथ डिस्कस करा था, अभी भी थोड़ा आपको बता देती हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि शुरुआती बचपन, देखभाल और शिक्षा। ये आप हिंदी में कर सकते हो, मतलब है ये शुरुआती बचपन, देखभाल और शिक्षा। शुरुआत में जो बच्चे का 85% ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है 5 साल की उम्र तक, और अगर 5 साल की उम्र तक ये डेवलप हो रहा है तो मतलब बच्चे को एक अच्छे न्यूट्रिएंट की, एक अच्छे देखभाल की आवश्यकता है, बच्चे को इस टाइम पे एजुकेशन की आवश्यकता है। आप बच्चे को फर्स्ट क्लास में एंटर कर रहे हो, एम्प्टी माइंड से एंटर नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बच्चे को आंगनवाड़ी में या फिर बाल वाटिका में यहाँ पर एंटर करवाना होगा, ताकि बच्चा जो है वहां पर बेसिक चीजें सीख पाए। प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है, वहां पर खेल खेल में बच्चों को चीजें जो है वो सिखाई जाती है, बेसिक चीजें यहाँ पर बच्चे को सिखाई जाती है। तो ईसीसी को आप यहाँ पर ऐसे ध्यान में रख सकते हो। और अगर बात करें एफएलएन की तो वो होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का मतलब होता है आधारभूत जो आपकी
साक्षरता है और आपको जो अंकों का ज्ञान है वो आ जाना चाहिए। FLN का टारगेट ये है कि आपको जो है ग्रेड 3 तक बच्चे को, और ये जो टारगेट रखा गया है वो 2025 तक का रखा गया है, 2025 तक जो है बच्चे को ग्रेड 3 में एंटर करने से पहले उसको बेसिक लिखना, पढ़ना और मैथमेटिक्स स्किल बच्चे को आ जानी चाहिए। यानी कि बेसिक उसको लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए और उसको नंबर के साथ प्ले करना आ जाए, यही आपका FLN है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रेड 3 से पहले आपसे पूछा जाता है कि किस कक्षा से पहले FLN आपका अचीव हो जाना चाहिए है, तो FLN आपका ग्रेड 3 से पहले यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए और इसका टारगेट भी 2025 यहाँ पर रखा गया है। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैसी लग रही है आपको क्लास, कैसे लग रहे क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes as the medium of instructions across the nation। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर भी आया है। ये कह रहा है कि आप पढ़ाएंगे तो किस मीडियम में पढ़ाएंगे, आपका पढ़ाने का मीडियम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा या फिर आपका मदर टंग होगा। तो प्राइमरी की बात करी गई है तो ऑब्वियसली क्लास 5 आ जाएगा इसमें। तो आपकी जो होम लैंग्वेज है, जो आपका घर में बोले जाने वाली भाषा है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आपकी यहाँ पर जो है इस आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा। तो टीचर ये सभी मेक श्योर करेंगे कि बच्चे को मदर टंग में यहाँ पर पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। NEP 2020 बताता है कि आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए है। तो फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए है, या फिर इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए है और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। बच्चा जो है क्वेश्चन से पूछ पाए, बच्चा खुद से इंक्वायरी करके आंसर जो है कर पाए, बच्चा खुद से कोशिश कर पाए, हैंड ऑन सारी चीजें कर पाए, डिस्कवरी करना, बच्चा जो आ जाए भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो डिस्कवरी करे, सिर्फ किसी पर बेस्ड ना हो कि भाई वो बता देगा तो मैं कर लूंगा, वो खुद से करने की कोशिश करे, डिस्कवरी ओरिएंटेड। या फिर टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड, तो कभी भी अगर शिक्षक केंद्रित आ जाए ना तो हमेशा उसको नेग्लेक्ट करके चलिएगा। या फिर हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए सीखते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हम अभ्यास पर आधारित भी नहीं सीखते हैं, बल्कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन है कि बच्चा जो है इंक्वायरी करना सीखे। ठीक है, अन्वेषण प्रेरित हो और खोज उन्मुखी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सॉरी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम। NEP एक शिफ्ट करती है, किससे और किस तक एक वो शिफ्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पे शिफ्ट करती है, कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पर शिफ्ट करते हैं, या फिर रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट करती है। तो अगर कल की किसी ने क्लास देखी है तो आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो। या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ड्रिल और प्रैक्टिस पर बेस्ड करती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि FA से ऐसे पर शिफ्ट करना बोलती है। तो FA से ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका बेस्ट असेसमेंट होता है, क्योंकि आप इसमें टाइम बच्चे को असेस करते रहते हैं। ऐसे का तो मतलब है कि आप बस उसको एग्जाम में असेस कर रहे हो और बाद में कोई कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है। अगर उसको बच्चे को नहीं आया तो मतलब नहीं आया। और FA का मतलब ये है कि बच्चे को आप साथ साथ में पढ़ाते रहते हो, साथ साथ में उसकी समस्या को सॉल्व करते रहते हो। तो FA आपका बेस्ट होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ड्रिल और प्रैक्टिस, खोजबीन आधारित से ड्रिल और प्रैक्टिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बल्कि जो आपकी शिफ्ट है वो आपकी रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। रटन की प्रक्रिया पर फोकस नहीं करता, बच्चे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए, बच्चे को जो वैचारिक नॉलेज है, बच्चे की जो वैचारिक सोच है वो बच्चे की उत्पन्न हो पाए, तो इस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, आप इनको 2-3 बार भी पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसा आ जाता है कि ये ऑप्शन ही सही होगा, ये तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, Which of the following statement is not correct in the context of holistic 360-degree multi-dimensional report? देखो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, मैंने परख की बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी? परख की। ये P है, PARAKH।
ठीक है। परख क्या है आपका? एक असेसमेंट बॉडी है, एक आंकलन की एक ऐसी बॉडी यहाँ पर बनाई गई है जो बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उसको परखने का काम करता है। ठीक है, तो परख की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए है। पी से होता है आपका परफॉर्मेंस, ए से होता है असेसमेंट, आर से होता है रिव्यू, ए से होता है एनालिसिस। एनालिसिस किसका? नॉलेज का। और किसके लिए? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो परख का फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। और परख के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे का जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए है, 360 डिग्री यहाँ पर बच्चे का एक जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ, आप बच्चे को सिर्फ इस बात पर नहीं जज कर सकते हो कि उसके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, आप उसको हर एस्पेक्ट में जज करने की कोशिश करेंगे। आप टीचर असेसमेंट भी करेंगे, पीयर असेसमेंट भी करेंगे, बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी होगा, उसको हर क्षेत्र में आप जांचने की कोशिश करेंगे। तो 360 डिग्री यहाँ पर बताया गया है बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होता है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि सर्वांगीण उन्नति कार्ड 360 डिग्री, 360 डिग्री, कहीं से भी नहीं छूटेगा। 360 डिग्री मतलब सब कुछ नहीं छूटेगा। तो इसकी बात करिए कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट, मतलब एक लाइन कोई नेगेटिव मिलेगी इसमें ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एनईपी 2020। आपको कोई एक नेगेटिव लाइन छाटनी है इसमें से, बस इतना ध्यान में रखो क्योंकि इसमें नोट लिखा है। द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस रिपोर्ट में सेल्फ असेसमेंट भी होगा, इस रिपोर्ट में पीयर असेसमेंट भी होगा, तो ये तो सही है। दिस रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द सारे ही डोमेन्स में, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर डोमेन सभी में ही होगा, ये भी सही बात है क्योंकि सारे एस्पेक्ट आपने बच्चे के देखने हैं। उसका संज्ञानात्मक एस्पेक्ट भी देखना है, पहलू भी देखना है, उसका भावात्मक पहलू भी देखना है और उसका साइकोमोटर डोमेन भी आपने चेक करना है, तो ये भी सही है। रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। स्कूल और घर के बीच में एक लिंक करने का काम भी करता है। भाई अगर रिपोर्ट बनेगी तो भी से बात है, पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे पीटीएम वगैरह में, तो वो एक लिंक भी करती है उस चीज को। रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ओनली, जहां भी आ जाए वो लाइन आपकी कभी भी गलत नहीं, कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल पर फोकस करता है, इंडिविजुअल वर्क पर फोकस करता है, नॉट इंक्लूड ग्रुप वर्क, तो ये बिल्कुल ही आपकी एक गलत लाइन है। ठीक है, बाकी जो है आपके ये सही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, तो 15 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी अपनी चीजों को आराम से बना सकते हैं, बस अपने आप को जो अपना थ्योरी पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएससी का मतलब है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनसीएफएससी स्टैंड्स फॉर। आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में उसकी ही लेकर के आऊंगी। एनसीएफ 2005 जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एनईपी में आपके करिकुलम को तो फ्रेमवर्क हम लोग करते ही हैं, तो इसको हमने पढ़ना है। तो इसमें कहा गया है कि एनईपी के 2020 के अनुसार एनसीएफएससी होता क्या है। देखो एनसीएफ तो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब एससी क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो करिकुलम का फ्रेमवर्क हो रहा है, जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है वो स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पर, तो इसका जो फुल फॉर्म है आप ध्यान में रखेंगे एनसीएफएससी है। ठीक है, और एनसीएफ को क्रिएट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? एनसीईआरटी के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि एनसीएफएससी ही है, अडल्ट के लिए भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए भी करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं। तो 16 के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लो, मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएससी हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द विजन ऑफ एनईपी 2020 का इस हिस्सा है ये, और इसको प्रिपेयर करने का काम एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो आप ध्यान में रख सकते हो, हिंदी वाले यहां से पढ़ सकते हैं। डेवलपिंग करिकुलम, यानी कि इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो ये बताती है कि आप करिकुलम को, पाठ्यचर्या को आप कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे विकसित करेंगे, टेक्स्ट बुक को कैसे क्रिएट करेंगे, टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करी गई है इसके अंदर एनसीएफएससी के
अंदर, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, बच्चा रटे ना चीजों को, बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े और रटे ना, और लिंकिंग एजुकेशन, जो शिक्षा है उसको वास्तविक जिंदगी से कनेक्ट करते हुए हम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें। जब तक वो बच्चा जो है अपनी वास्तविक जिंदगी के साथ कनेक्ट करेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में ज्यादा अच्छे से वो चीजें बैठ पाएंगे। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इसका उद्देश्य एनसीएफ का ये है कि एग्जामिनेशन जो आपका मूल्यांकन प्रक्रिया है वो लचीली बनाने की कोशिश करी गई है, मोर फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो आपसे कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि एग्जामिनेशन को रिजिड बनाना चाहते हैं या फिर फ्लेक्सिबल, तो आप रिजिड पे नहीं जाएंगे, आप किस पे मार्क करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही बच्चा सीमित ना रहे, वो किताब की दुनिया से बाहर जाके भी चीजों को सीखे, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीजें सीखे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हुए सीखे, सिर्फ उतना ना पढ़े जो किताब में दिया गया है, बाहर तक उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है इनका। एनसीईआरटी एम टू मेक लर्निंग एंजॉयबल, बच्चा एंजॉय करते हुए सीखे, इंटरेस्ट रखे, लर्निंग आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखे हुए होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करे, यानी कि बच्चा जो है पूछने की हिम्मत भी जताए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ने जो बता दिया वही उसके ऊपर इंपोज कर दिया, वो उससे ही वो इन्फ्लुएंस हो गया, बच्चा पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक भी फील करे क्लास में। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव है एनसीएफ का, तो जो आपने ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा एनसीएफ ऐसी तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन हो गया, इसके जो है 4 पार्ट है एनसीएफ के। एनसीएफ के 4 सेक्शन है यहाँ पर। एक है आपका स्कूल एजुकेशन, जो हमने पढ़ा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि फाउंडेशनल स्टेज है, एनईपी में हमने बताई ना 3 से और जो 6 वर्ष के बच्चे वो ईसीसी के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एनसीएफ ECCE, यानी कि एक एनसीएफ इन बच्चों के लिए भी होगा, और इनको पढ़ाने वाले टीचरों के पास सर्टिफिकेट होगा, ECC क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जो कि अभी स्टार्ट होना हो गए हैं, ठीक है, इनके कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हो रखे हैं। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, भाई टीचर को भी तो बताना है ना कि आपको कैसे सारी चीजें करनी है, और एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप 4 पार्ट अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा सकते हो, ताकि अगर आपसे पूछे जाए तो आप ध्यान में रख ले। हमने ऊपर पढ़ा है स्कूल एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। According to NEP policy 2020, the motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for children and nation। बिल्कुल सही बात है। To envision this, it suggests to start opportunities like CPD। इसको पढ़ना गलत मत पढ़ लेना, कभी इसको सीडीपी पढ़ बैठो, है ना, ये सीडीपी नहीं है, ये क्या है, ये सीपीडी है। तो सीपीडी का मतलब क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन समझो अच्छे से कि टीचर को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, देखो सबको पड़ती है मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो अगर आपको कोई टाइम टाइम मोटिवेट करता रहे, आपका उत्साहवर्धन करता रहे, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। हालांकि आपको पता है आपको अपने सिलेबस को कैसे करना है, एक टीचर को भी पता है भाई अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेकिन अगर साथ के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम टीचर्स के लिए रख लिए जाए, कुछ ऐसे सेमिनार टीचर्स के लिए रख लिए जाए जो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे कि आप अपने बच्चे को इफेक्टिव तरीके से बढ़िया एग्जांपल्स देते हुए बहुत बढ़िया तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यही है ये कि हमें टीचर्स को मोटिवेट करना होगा ताकि वो बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर यहाँ पर बच्चों के लिए क्रिएट कर सके। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लाई गई है जो कि सीपीडी है। किसके लिए है ये सारी चीजें, टीचर्स के लिए है। तो सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीडी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि सतत व्यवसायिक विकास है। अब ये होता क्या है सतत व्यवसायिक विकास, तो आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजें टीचर्स के लिए है और टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए है। आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है उसमें जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं उनके लिए टाइम टाइम वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको सेमिनार का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे चीजें और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी हो सकता है, कोई स्टाफ मीटिंग हो गई, भाई स्टाफ में जो मेन है स्कूल का उन्होंने मीटिंग रख ली, उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दी, या फिर कोई सेमिनार रख लिया, या फिर कोई एक ऐसा कुछ दिन का कुछ 10, 20, 50 डेज का कोई एक
ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया जिसकी सर्टिफिकेट भी टीचर को मिले। तो इससे क्या है कि टीचर को वैसे तो पता है कैसे पढ़ाना है, लेकिन अगर ये चीजें टीचर्स के साथ होंगी तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे, वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सीपीडी यही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की हो रही है और कॉन्टिन्यूअस हो रही है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास है। तो यही चीजें है, ये इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पर चलिएगा। What is the objective of the NEP 2020 regarding foundational literacy and numeracy in early childhood and education? यहाँ पर FLN की बात करी गई है और FLN का टारगेट मैंने आपके साथ बताया था भाई 2025 तक बच्चे को एक जरूरी जो अंक ज्ञान है, जरूरी जो पढ़ना लिखना वो आ जाना चाहिए। किस ग्रेड तक आ जाना चाहिए? ग्रेड 3, कक्षा 3 तक जो है वो आ जाना चाहिए। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ऑप्शन में देख लो क्या कहता है, टू डिले, देखो डिले तो करना ही नहीं है, FLN को इंट्रोडक्शन करने में डिले तो करना ही नहीं है, तो ये तो गलत ही ऑप्शन है। टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोड, मैम कितना गलत ये ऑप्शन है, ये भी आप कैसे कर सकते हो इसको। टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट अचीव FLN बाय द एंड ऑफ, ये बिल्कुल सही है। जस्ट मैंने आपको बताया कि FLN को अचीव करने का टारगेट जो रखा गया है कि कक्षा 3 तक बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और अंक का ज्ञान आ जाना चाहिए, ये है FLN का मतलब। टू मेक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑप्शनल, ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके वहां पर भी बहुत आराम से सॉल्व होंगे, बस आप पे अपना कंसेप्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां पर अच्छे से इनको पढ़ भी सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बेस्ड ऑन पिलर्स, देखो पिलर्स की मैंने बात करी थी कि कुछ आधारभूत स्तंभों पर जो है हमारी NEP टिकी हुई है। ये स्तंभ कौन से हैं और कितने हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे ये जो स्तंभ है वो 5 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। और ये स्तंभ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए है, जिसमें आपके एक्सेस आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करा है एक्सेस यानी कि पहुंच, शिक्षा की पहुंच हो सभी तक। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, अगर आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे ही ना हो खामखामे, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इक्विटी यानी कि समानता की बात करी गई है। अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्य की बात यहाँ पर करी गई है, सामर्थ्य। और सामर्थ्य में क्या आ जाता है भाई, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन की बात करी गई है, NEP यहाँ पर बात करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ये सब कल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो ये 5 पिलर्स हैं जो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये 5 पिलर्स आपको जरूर पढ़ लेने हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। कितने पिलर है यही नहीं पूछे जाएंगे, तो आप आराम से बता दोगे। तो आप ध्यान में रखेंगे, आपको नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है? Which of the following has not been promoted by NEP 2020 के द्वारा किसको प्रमोट नहीं किया गया है? जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करें तो उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग किसको प्रमोट नहीं किया गया है, यानी कि आपको कोई एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर छांटना है, वही आपका आंसर होगा। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात बिल्कुल करी गई है, ठीक है भाई। आपने बाला पढ़ा होगा ना, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग को ही लर्निंग का माध्यम बना दो भाई। स्कूल में बहुत सारे आपने देखोगे दीवारों पर बहुत सारे मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगा देते हैं, पिक्चर्स में बता देते हैं, है ना, प्लांट के बारे में बता देते हैं। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड और 1-on-1 टीचर्स फॉर ट्यूटर्स, टीचर्स एंड ट्यूटर्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है, जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, उनको आप अच्छे से ट्रीट आपको करना है भाई। 1-on-1 टीचर्स तो उनको होना ही होना चाहिए। तो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन ये कोई जरूरी बात नहीं है। और सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, यहाँ पर तकनीकी का भी इस्तेमाल आप उनके लिए जरूर कर पाए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर अजीब है कि कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बच्चे सब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है, स्पेशल एजुकेशन की नहीं, बल्कि किसकी? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की यहाँ पर बात करी गई है। कोई भी बच्चा हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, सब बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही छत के अंदर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे आप उनको अलग कोने में जाके डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करनी है। तो इसलिए 20 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। यही थे आपके क्वेश्चंस। कैसा लगा इसको सेशन? आपको पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं आपके साथ ऐसी सीरीज क्वेश्चंस की और साथ ही कंटेंट की लाती रहूंगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज करना ना भूलें।